उस रहस्यमय घर से निकलने के बाद सिया और तांगडुन शहर की धुंधली रोशनी वाली पत्थरों से बनी सड़कों पर चलने लगते हैं। दोनों ने रात की ठंड से बचने के लिए अपने लबादे कसकर लपेट रखे हैं। तांगडुन अपने दोस्त की ओर देखता है और शक भरे अंदाज में पूछता है कि क्या सिया को सच में उस चुड़ैल की पहेली जैसी सलाह पर भरोसा है। यिन के हाव भाव याद करते हुए वो कहता है कि उसे लगा था कि उसकी मार्शल आर्ट की ताकत सिर्फ लेवल 10 की है। सिया मान लेता है कि सच कहूं तो उसे खुद भी पक्का नहीं पता कि उसे उसकी सलाह पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसे जो नया फौजी हीरो का खिताब मिला है वो भी ताकतवर लायर्स परिवार से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। सिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मुट्ठियां भींचते हुए जोर से शिकायत करता है कि हाल ही में उस पर जो जानलेवा हमला हुआ उससे साबित होता है कि असल में किसी को भी उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं है। तांगडुन जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देखने लगते हैं। गहरी सांस लेते हुए सिया दुख जताता है कि जिस औरत से उसने शादी करने का सोचा था उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा दे दिया। उस कागज के रोल को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा झलकने लगता है। वो तय कर लेता है कि अब उसके पास उस भविष्यवाणी में लिखी किस्मत को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सिया उस कागज के रोल में लिखी पहली पहेली को समझने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे उस इंसान से मिलने को कहा गया है जिसे वो सबसे पहले जानता है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब उसका पहला दोस्त है या फिर बचपन का कोई साथी। अचानक उसे कुछ समझ आता है और वो जोश में आकर तांगडुन से कहता है कि शायद उसने इस पहेली को सुलझा लिया है। सोचते हुए अपनी ठोड़ी सहलाते हुए सिया अपनी सोच के पीछे का कारण बताता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी में सबसे पहले जानता था वो जरूर उसकी जुड़वा बहन होगी, क्योंकि किसी और के आने से पहले वे दोनों माँ के पेट में एक साथ थे। सिया के इस खुलासे से तांगडुन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे ये जानकर जबरदस्त झटका लगता है कि सिया का कोई जुड़वा भी है। सिया का जोश धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है जब वो इस मामले की मुश्किलों के बारे में बताता है। जब वे बहुत छोटे थे तभी उसकी बहन को उसके परिवार से दूर ले जाकर उसकी माँ के मायके वालों ने पाला पोसा था। वो मानता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो ये भी लगभग भूल ही चुका था कि उसकी बहन दिखती कैसी है। अचानक सिया और तांगडुन ऊपर से आती एक तेज रोशनी और जोरदार गड़गड़ाहट से चौंक जाते हैं। वे विस्मय से ऊपर देखते हैं जब एक विशाल बेहद उन्नत अंतरिक्ष यान अचानक रात के आसमान से सीधे शहर के ऊपर उतरता है। घबराकर तांगडुन पूछता है कि कोई यान सीधे उनकी जगह पर कैसे आ सकता है, जबकि डरी हुई सिया को डर है कि उसके हत्यारों ने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। हालांकि जब सिया यान के बाहरी हिस्से पर एक चमकता हुआ नीला निशान देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये एक एक्सेल क्लास यान है। उलझन में पसीना पसीना होते हुए सिया बताता है कि ये पूरे बोलो स्टार सेक्टर में उपलब्ध सबसे ऊंचे दर्जे का निजी अंतरिक्ष यान है। वो बताता है कि यहाँ तक कि उसके पास जो लेरिस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है कभी ऐसा यान नहीं था, जिसका मतलब है कि उसका पीछा करने वाले आम लोग तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते। यान के निचले हिस्से से रोशनी की एक चमकदार पीली किरण नीचे आती है और वे दोनों आदमी ध्यान से देखते हैं जब एक परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। वो आकृति जमीन पर उतरती है और एक महिला सामने आती है जिसने शानदार हील्स पहनी है। वो महिला उनके सामने खड़ी होती है और उससे एक शाही और परिष्कृत आभा निकल रही होती है। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल और तेज नीली आंखें हैं और उसने एक शानदार काली पोशाक पहनी है जो सफ़ेद फर और हरे जेड के गहनों से सजी है। उसे घूरते हुए सिया को उस रहस्यमयी महिला से एक अजीब जानी पहचानी जुड़ाव महसूस होता है। आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो हिचकिचाते हुए उसका नाम पुकारता है और पूछता है कि क्या वो पायर है। वो महिला प्यार से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी सिया को उसका नाम याद है। अपनी आकर्षक नीली आंखें खोलकर पायर प्यार से सिया को संबोधित करती है और उसे अपना बहुत पहले खोया हुआ भाई कहती है। अविश्वास में जमा सा सिया महसूस करता है कि उस चुड़ैल की पहेली तुरंत सच हो गई है, जिससे उसे सचमुच ऐसा लगता है मानो किस्मत की देवी सीधे उसके रास्ते का मार्गदर्शन कर रही हो। इस बीच लू शैंग को ले जा रहे परिवहन यान पर यान बाहर चल रही विशाल ब्रह्मांडीय लड़ाई के कारण जोर जोर से हिलता रहता है। लू शैंग एल्फ जाति के विलक्षण बालक आओ नोंग ट्यूरिंग के बगल में शांति से बैठा है।
हाई जीदो उनके सामने खड़े हैं और दोनों युवा योद्धाओं को याद दिलाते हैं कि उनके सुरक्षित सफर को पक्का करने के लिए वो महान कमांडर इस समय लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन से लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि कमांडर की सुरक्षा में रहते हुए उन्हें बस आराम से नहीं बैठना चाहिए। हाई जीदो ऐलान करते हैं कि अब कुछ खास ट्रेनिंग का समय आ गया है। वे खुद उन्हें लेवल 12 और लेवल 13 के बीच का बहुत बड़ा फर्क दिखाना चाहते हैं, ताकि वे एकेडमी पहुंचने से पहले पूरी तरह तैयार हो सकें। इस अनुभव के लिए उत्सुक लू शैंग और आओ नोंग ट्यूरिंग दोनों ही चुनौती स्वीकार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलते हुए लू शैंग अपनी हाल ही की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर उन्होंने 4 लेवल 13 वाली शक्तियों को मार गिराया है, लेकिन वे ज्यादातर बिना दिमाग वाले जानवर और ड्रीम स्पेस के ज़ॉम्बी ही थे। वे सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी असली बेहतरीन लेवल 13 इंसान से लड़ाई नहीं की है। इसी वजह से वे हाई जीदो की असली ताकत को परखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। हाई जीदो दोनों होनहारों को जहाज के धातु के गलियारों से होते हुए एक भारी धमाका रोधी दरवाजे तक ले जाते हैं, जिस पर ट्रेनिंग रूम लिखा है। वे बताते हैं कि ये ट्रेनिंग रूम ही जहाज की एकमात्र ऐसी जगह है जो सचमुच बहुत कीमती है। पूरे जहाज का सबसे मजबूत हिस्सा। इसे खुद स्टेलर कमांडर ने मजबूत बनाया था, जिससे ये इतना टिकाऊ हो गया कि लेवल 13 के एक्सपर्ट्स की पूरी ताकत का सामना कर सके। वो आगे कहते हैं कि अगर जहाज का बाकी हिस्सा टूट भी जाए तो भी ये कमरा सुरक्षित रहेगा। लू शेंग कमरे को ध्यान से देखता है और चुपचाप इसकी शानदार बनावट और कमांडर की ताकत के बचे हुए असर को महसूस करता है। ट्रेनिंग फ्लोर पर कदम रखते ही हाई जीडो अपना हथियार निकाल लेता है और उसके शरीर के चारों ओर एक गहरी शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ने लगती है। वो उन दोनों होनहारों की ओर देखता है और पूछता है कि उनमें से कौन सबसे पहले उससे लड़ना चाहता है। लू शेंग और आओ नोंग ट्यूरिंग एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं और एक दूसरे की ओर हल्की सी नजर डालते हैं। आओ नोंग ट्यूरिंग तेजी से आगे बढ़ता है और पहली लड़ाई के लिए खुद को पेश करता है। लू शेंग हल्के से मुस्कुराता है और उस एल्फ को अपने से पहले जाने की इजाजत दे देता है। मन ही मन घबराया हुआ आओ नोंग ट्यूरिंग अपनी असली वजह स्वीकार करता है। उसे डर है कि अगर उसने लू शेंग को लेवल 13 के एलीट से पहले लड़ते हुए देख लिया तो उसकी ताकत का वो जबरदस्त प्रदर्शन उसका सारा आत्मविश्वास तोड़ देगा और उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म कर देगा। शानदार एक्सेल जहाज के अंदर जाते हुए पायर गर्मजोशी से सिया और टैंगडन को, जिन्होंने अपने भारी लबादे उतार दिए थे, आराम से बैठने के लिए आमंत्रित करती है। वे तीनों जहाज के आलीशान लाउंज में रखी एक भव्य और खूबसूरती से सजी डाइनिंग टेबल के चारों ओर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सिया का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो तुरंत अपनी बहन से सवाल करता है कि वो इतनी जल्दी उसका पता लगाने में कैसे कामयाब रही। आराम से अपनी गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पायर बेपरवाही से जवाब देती है कि उसका पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। सिया चुपचाप ये बात समझ जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी माँ के परिवार वालों के पास असल में उसके अपने परिवार यानी लरिसा से भी ज्यादा ताकत और रसूख है। थोड़ा आशंकित होते हुए सिया अपना दूसरा सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि इतने लंबे समय बाद वो खास तौर पर उसे ही क्यों ढूंढने आई है। एक गर्मजोशी भरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ पायर कहती है कि ये सीधी सी बात कि वो उसका सगा भाई है ही इसके लिए काफ़ी वजह है। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी और समझदारी झलकती है और वो आगे कहती है कि उसकी जानकारी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी आजकल कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। इससे पहले कि सिया कुछ समझा पाता, टैंगडन बेसब्री से बीच में बोल पड़ा, जिससे सिया का शक पूरी तरह से पक्का हो गया। उस विशाल योद्धा ने पायर को साफ साफ बता दिया कि सिया बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसने बताया कि जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था, उसी ने उसे धोखा दिया है। उस औरत ने उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर उसके साथ बेवफाई की और उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी। पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सिया का चेहरा लाल हो गया और वो घबराहट में अपना आपा खो बैठा। उसने मजाकिया अंदाज में टैंगडन पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसे हर शर्मनाक बात जोर जोर से बताने की क्या जरूरत थी। अपने भाई को अपने मुंहफट दोस्त के साथ बहस करते देखकर पायर ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से सचमुच मजे लेते हुए हंस पड़ी। पायर ने प्यार से सिया को दिलासा दिया और उसे यकीन दिलाया कि हाल ही में मिले धोखे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी प्यारी बहन हमेशा उसके साथ है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। दिलासे देने वाली बातों के बावजूद सिया के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने पायर से कहा कि हालांकि वो अपनी इकलौती बहन से मिलकर सचमुच बहुत खुश है, लेकिन वो चाहता है कि पायर उससे पूरी तरह से सच बोले। सिया ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि जब वे बच्चे थे तभी अलग हो गए थे, ऐसे में सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से ही कोई इतना बड़ा बचाव करने के लिए नहीं आएगा। उसने पायर से साफ साफ बोलने को कहा और वो असली व्यावहारिक वजह बताने को कहा जिसकी वजह से उसने ठीक इसी समय सिया को ढूंढा है।
पायर का चंचल अंदाज अचानक एक गंभीर तेज नजर में बदल गया। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या वो सचमुच पूरी सच्चाई जानना चाहता है। सिया ने पक्के तौर पर कहा कि हाँ, वो जानना चाहता है। वहीं टैंगडन उसके बगल में चुपचाप बैठा रहा और परिवार के बीच चल रही उस तनावपूर्ण बातचीत को गौर से देखता रहा। उसने भी अब अपना मजाकिया नाटक बंद कर दिया था। पायर ने बताया कि हाल ही में उसकी मां के परिवार को सिया के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और संवेदनशील जानकारी मिली है। इस आने वाली मुसीबत की वजह से उसे तुरंत सिया को ढूंढने और उसे एक खास जगह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भेजा गया था। इस अचानक हुए खुलासे से सिया साफ तौर पर हैरान रह गया। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। जवाब में पायर ने बस अपनी पतली उंगलियां चटकाईं। तुरंत ही मेज के ऊपर एक ग्रह का विशाल होलोग्राफिक नक्शा उभर आया। पायर ने बताया कि इस नक्शे में प्लैनेट मर्डोना दिखाई दे रहा है, जो लार्स परिवार का पुश्तैनी घर है। उसने ये भी बताया कि परिवार के नए वारिस को चुनने के लिए होने वाला आधिकारिक उत्तराधिकार समारोह ठीक एक हफ्ते बाद वहीं पर होगा। आंखों में एक तेज और दृढ़ भाव लिए पायर ऐलान करती है कि उसके परिवार ने उसे उस समारोह में उसे लाने के लिए भेजा है, ताकि वो जोर जबरदस्ती से वो सब कुछ वापस हासिल कर सके जो सही मायनों में उसी का है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें